नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 2023 में जो पेपर हुआ था वो सोल्व करेंगे। मतलब कि अगर किसी को ऑल इंडिया बार एग्जाम में पास होना है तो उसे पुराने जो पेपर है उसको तो सोल्व करना आना ही चाहिए। उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा, किस तरह से इसके एग्जाम में पैटर्न पूछा जाता है, कौन कौन सब्जेक्ट से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं इसका पेपर। जो आप देख सकते हो ऑल इंडिया बार एग्जाम का जो 17वां एग्जाम था, 17 का जो एग्जाम था उसका पेपर अपने पास में है, तो इसको सोल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा किससे संबंधित है। तो आपको बता दो, जो हिंदू दत्तक भरण पोषण है वो धारा 12 गोद लेने के प्रभाव से संबंधित है, इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी के केस जनहित याचिका मतलब कि पीआईएल के रूप में विचारणीय नहीं होंगे, मतलब कि जिनको सुना नहीं जाएगा। तो वो है मकानदार या किराएदार के मामले। अब जो भी मकानदार या किराएदार के मामले होते हैं उन्हें जनहित याचिका के रूप में पेश के नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें सुना जा सकता है। अपना तीसरा सवाल है, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि भारत में जनहित याचिका मतलब पीआईएल के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो न्यायमूर्ति पीएन भगवती को पीआईएल जनहित याचिका के रूप में जाने जाते हैं। कौन है? न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है। लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो ख्याति प्राप्त करे, अपना मान सम्मान बढ़ाए, संपत्ति बढ़ाए, तो ये पीआईएल दायर करने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया। अब ये कौन सा मामला, मतलब किस संबंधित मामले में आया था। तो ये त्वरित न्याय के अधिकार से संबंधित में आया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना। जो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला था वो त्वरित न्याय का अधिकार, राइट टू स्पीड जस्टिस, एक मौलिक अधिकार के रूप में सामने आया था। ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है। आपको रिट तो पता है, आपने रिट पढ़ी होगी। तो ये कह रहा है कौन सी याचिका, कौन सी रिट सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ये है अधिकार परीक्षा याचिका, राइट ऑफ क्वो वारंटो। आपका अधिकार क्या है? अधिकार परीक्षा। ठीक है। ये अगर कोई सरकारी लोक सेवक किसी पद को हड़प लेता है तो आप ये रिट फाइल कर सकते हो। अब सातों क्वेश्चन है, रिट्स बनाम वर्ल्ड विन का केस किससे संबंधित है। तो ये है प्राकृतिक न्याय से। आपको पता होना चाहिए कि इसमें केस लॉ भी आते हैं। ठीक है, जितने भी करंट लॉज केसेस हैं, लैंडमार्क जजमेंट है, आप उसको एक बार गूगल से या कहीं से देख ले, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो ये आपके लिए सहायता कर दे। ठीक है। अब जो एट्थ क्वेश्चन है वह है, ओडी अल्ट्रम पैटर्न का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। ओडी एल्ट्रम पैटर्न का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपने नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए देश देश के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। तो एडवोकेट एक्ट जो 1961 है उसके अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आपको ध्यान रखना, एडवोकेट जो अधिनियम है वो 1961 में बना था। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए देखो दूसरे दे रखे 1951 64, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा नियम बने हुए, ये ध्यान रखना आपको। अब आ रहा 10वां क्वेश्चन कि कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है। ठीक है, मानसिक विकार के रूप में तलाक का आधार है। कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं, मतलब अगर कोई तलाक लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या आधार हो सकते हैं, क्या आधार नहीं हो सकते। तो जो मानसिक विकार है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसके तहत आप तलाक ले सकते हो। संक्रामक रूप से यौन रोग मतलब कि वेनरल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, अगर ऐसा कोई यौन रोग है तो उसके आधार पर तलाक ले सकते हो। असाध्य विकृचित इनक्रेबल अनसाउंड माइंड, कोई मानसिक रूप से विकृचित है तो आप उसके तहत तलाक ले सकते हो। लेकिन अगर मात्र 3 महीने से आप समय से आप अलग रह रहे हो और इस आधार पर आप तलाक ले रहे हो तो ये तलाक का आधार नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाईवाद विच्छेद कर सकते हैं।
ठीक है। तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकता है। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यतीत हो, मतलब परेशान हो, तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के कितने दिनों के बाद अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है? तो वो है 60 दिनों के अंदर। मतलब कोई एडवोकेट है जो एडवोकेट अधिनियम की सेक्शन 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की जो अनुशासनात्मक समिति है और राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश अगर वो व्यतीत है, परेशान है, तो 60 दिन के अंदर अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। अब कोई एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो स्वयं को खुद को सार्वजनिक कंपनी में बदलना चाहती है। अब ऐसा संगम ज्ञापन, मतलब जो मेमोरेंडम होता है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और संस्था के अंतर नियम में परिवर्तन करके और डेट पारित करके किया जा सकता है। तो वह विशेष प्रस्ताव, स्पेशल रिजोल्यूशन पारित करके किया जा सकता है। बात करते हैं 14 की, जो नेगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है कंपनी विधि से। तो आप देख सकते हो इसमें कंपनी विधि भी आ गई, एडवोकेट एक्ट भी आ गया, हिंदू लॉज भी आ गया। ठीक है। तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या आ रहे हैं इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, ये आपको बहुत जरूरी है, हेल्प मदद करेगा आपको एग्जाम देने में। अब क्या बता रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी को अपील निहित है? तो सेक्शन 5A। ठीक है। अब आता है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 51A(g) जो कि मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन है कि श्री ए जो नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपीलियत ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलियत ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए में ए में अपील कर सकते हैं। अब यहाँ से आप रिपीट करिए कि उसने साइबर अपीलियट ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण को एक अपील की। ठीक है। जो फर्स्ट जो लोअर है वहां पर उसने अपील की। बाद में साइबर अपीलियट ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित ने केवल उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है। लोअर कोर्ट से आप हाई कोर्ट है उसमें आप अपील कर सकते हो। 18 जो क्वेश्चन है कि श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशयित है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत जाना जाएगा। प्राप्तकर्ता एक एड्रेसी के तहत जाना जाएगा। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? बता दूं 7 होती है। नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश के टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामकाज समझ सके उस भाषा में होना चाहिए, अंग्रेजी में। एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है। कोई भी एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे उसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो 1 दिन में 3 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 घंटे। निम्नलिखित में कौन से ऐतिहासिक मामलों में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? तो वो मामला है प्रताप नारायण वर्सेस वाई.पी. राहेजा। 23वां क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? देखिए, जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो पहले क्या होती है? एक एफआईआर। ठीक है। उसके बाद में कोर्ट में याचिका लगती है। ठीक है। फिर बीमा कंपनी को सम्मन जारी होते हैं। तो ए इसका सही है। तो एडवोकेट होने नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका है कि एफआईआर देखिए, एफआईआर के बाद में याचिका होगी, याचिका के बाद में बीमा कंपनी को सम्मन जाएगा। ठीक है। अब 24वां जो क्वेश्चन है वो यूबीआई जेस आईएसआईबी आइडम रेमेडियम जहाँ शक्ति है वहाँ उपचार है का सिद्धांत किसमें स्वीकृत हुआ? तो एश में बना व्हाइट एक मामला है जहाँ शक्ति है वहाँ उपचार का सिद्धांत स्वीकृत हुआ है। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन में, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? तो यह डेमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, इस सूत्र पर आधारित है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाए गए रुपए डेढ़ से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। मतलब कोई भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद का निवारण आयोग है उसके पास में 10 करोड़ से अधिक राशि की शिकायत करने का न्यायाधिकार, आपको पता 10 करोड़ से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र। 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील आप राज्य आयोग कर सकते हो। मतलब अगर जिला आयोग कोई आदेश करता है तो आप उसकी जो अपील है और राज्य आयोग कर सकते हो, और राज्य आयोग की अपील आप राष्ट्रीय आयोग को कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है कि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है, तो ही वह भारत का निवासी माने जाने की शर्त पूरी करता है। 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80,000 की इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख में एक आवासीय मकान खरीदा। इन्होंने ये मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। 80,000 में खरीदा, 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ, मतलब जो बेचने से लाभ प्राप्त के 14 लाख रुपए कर निम्नलिखित में किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा। मतलब आपको टैक्स देना है उसको, तो पूंजी लाभ से आय, उनकी पूंजी उनकी लाभ से आय के टैक्स के रूप में उनको देना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है ऑक्यूपियर, मतलब कि अधिभोगी। कोई भी व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है वो, तो वह अधिभोगी कहलाता है। ठीक है। यदि फैक्ट्री 1000 से ज्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त डैश को नियुक्त करना चाहिए। सुरक्षा अधिकारी को, सेफ्टी ऑफिसर को उनको नियुक्त करना चाहिए। कौन होते हैं? सेफ्टी ऑफिसर, सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। देखिए, अगर 1000 से ज्यादा कामगारों को कोई कंपनी अपने कंपनी में रखती है तो उन निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति करनी चाहिए। चलते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर कि बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और इसके विविध उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है। ठीक है, तो सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय कीजिए ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, मामला फिर से पढ़ लीजिए कि बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, बी समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर, किसकी? ए की विनती पर सी पर अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के मतलब कि अगर से कोई क्रिमिनल केस कुछ फाइल करता है तो ए बोल रहा है कि ए प्रकाशन के परिणामों, बी जो भी प्रकाशित करता है उसके जो भी परिणाम निकलते हैं उनको वह अपने हक में, ठीक है, अगर उसको मुआवजा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा तो वो उसकी क्षतिपूर्ति खुद करेगा, ये ए बोल रहा है। ठीक है, प्रकाशन के परिणामों और के संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। मतलब अगर इससे कुछ भी परिणाम निकलता है तो बी को पैसा देगा। सी ने बी पर, जो सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है, तो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 1872 की धारा 224 के आलोक अब ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं। एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्ति या निहित प्राधिकार के अंतर्गत उसे प्रतिस्थापित मतलब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहलाएगा। 34वां क्वेश्चन चलते हैं। एक निषेधाज्ञा एक स्टे है जो सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिग्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन में या कार्य की स्वीकृति को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है, तो बोलते हैं इसको परपेचुअल चिरस्थायी निषेधाज्ञा। ठीक है, 35वें क्वेश्चन में आते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत
विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। याद रखिए, जो विनिर्देश जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो सीपीसी सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता, सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिए गए तरीके से ही प्राप्त कर सकता है। आईपीसी और सीआरपीसी पर ये स्पेशल रिलीफ एक्ट लागू नहीं होता, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये सिविल मामलों में लागू होता है, क्रिमिनल मामलों में लागू नहीं होता। जहां बंधकर्ता बंधक की संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे, जब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन कहलाता है भोग बंधक, ठीक है। अभी मामला तो आप छोड़ दीजिए कि अभी करंट मामला नहीं है। काफी अच्छा सवाल है कि वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राप्त में जो जीएसटी स्लैब रखा गया वो किस प्रकार का रखा गया, तो ध्यान रखिए जीएसटी स्लैब 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये इसका ग्राफ है कि पहले 0 रखा जाएगा, फिर 5 रखा जाएगा, फिर 12 रखा जाएगा, फिर 18, फिर 28। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित प्राक्रम में लिखित नहीं है। एक बिलिंग रसीद जो होती है ना, वो प्राक्रम में लिखित नहीं है। जो वचन पर जो प्रोमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ये चेक होता है, ये तीनों के तीनों प्राक्रम में लिखित अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत डिफाइन है, ठीक है। इसको अपन छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं 41 को। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है देश देश के अलावा कोई भी व्यक्ति, मतलब वो समूची सरकार हो सकती है, सरकारी कंपनी हो सकती है, या फिर समूची सरकार द्वारा नियंत्रित या समूची सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ या ट्रस्ट या सोसाइटी के अलावा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है, तो पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल, ये इसका रजिस्ट्रार हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा या से आईपीआर का के प्रकार के नहीं है, तो ऐतिहासिक संकेत, हिस्टोरिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, लेकिन जो ऐतिहासिक संकेत है ये नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया कि अवयस्क के साथ सुविधा शून्य है। मौर्य बीबी बनाम धर्मदास घोष के मामले में बताया गया है कि किसी भी जो माइनर होता है बच्चा या माइनर कोई भी है, उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वॉइड होता है। 45 क्वेश्चन पे आते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा से घोषणात्मक डिग्रियों के संबंध में सही है। धारा 34 से संबंधित है, ये भी सही है, और ये विवेकाधीन प्रकृति का यह भी इसमें सही है, मतलब दोनों उक्त अधिनियम धारा 34 और विवेकाधीन प्रकृति ये दोनों इसमें सही है। अब आते हैं निचले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ध्यान रखना है कि दल बदल जो विरोध कानून है वो 52वें संवैधानिक संशोधन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 52वां, उसमें यह दल बदल कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय में निर्णित किया गया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 क्लोज 2 के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो वह है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब भारत में समान नागरिक संहिता है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत पर आधारित है। ये भारत में समान नागरिकता जो संहिता है वो राज्य के नीति निर्देश तत्व सिद्धांत। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसमें कोई विभेद किया जाएगा। अब बात करते हैं अपने 50वें क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है 50वां क्वेश्चन का, जिस मामले में इस सिद्धांत के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो बता दो 5।
51वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी देश को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो किसी व्यक्ति को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है? रूढ़ि या प्रथा। ठीक है, ये कोई कानून नहीं होता, ये रिवाज होता है। तो 53वां क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची से संबंधित है? तो वो अनुसूची 7। भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है? इसका क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं मिला भाई साहब। आप अगर आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ के बताना मेरे को कि भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है। अनुच्छेद 1 में, 5 में, 390 में, 393 में। ठीक है। और इसका क्वेश्चन जो 54 और 55वां क्वेश्चन बताया तो इसका भी आंसर नहीं मिला कि भारतीय संविधान में के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। वैसे 4th होना चाहिए, लेकिन एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, सही है गलत है। 56वां क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 के बीच दिया गया है। सेल्फ डिफेंस है जो आईपीसी सेक्शन 96 से लेकर 106 में दिया गया है। ठीक है। अब आता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है। अगर इनमें सभी एक, अगर कोई 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो वो अपनी सहमति नहीं दे सकता, अगर देता भी है तो उसकी सहमति मान्य नहीं होती। यदि कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है और अपनी सहमति देता है तो उसकी वैसे ही मान्य नहीं होती। यदि कोई किसी डर के कारण से या किसी भूल के कारण से कोई सहमति देता है तो वो भी मान्य नहीं होती। ठीक है। अब 58वां क्वेश्चन है डैश लगा के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के घर में कार्य हत्या मानववध नहीं है। तो धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कार्य हत्या मानववध नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि माँ को बचाने के लिए कई बार पेट में ही बच्चे का बचाना मुश्किल हो जाता है। सिचुएशन ये होती है कि दोनों में से एक को बचाना पड़ता है, तो ऐसे में कई बार गर्भ में ही बच्चे की मौत हो जाती है और जिससे माँ को बचाया जा सके, तो ऐसा कई बार होता है। तो ये आईपीसी के सेक्शन धारा 299 स्पीड 3 में ऐसा बताया गया है। अब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो 2 वर्ष अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना दोनों है। मतलब कि अगर कोई मानहानि का मामला है उसमें साधारण कारावास को 2 साल तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना दोनों का इसमें प्रावधान है। चलते हैं अपने 60वें क्वेश्चन की ओर कि महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से, इंटेंशन से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध? ये कॉग्निजेंस ऑफेंस आपको पता होनी चाहिए। एक कॉग्निजेंस ऑफेंस और एक नॉन बेलेबल है ये। ठीक है, मतलब संज्ञेय और अजमानती अपराध है ये। अग्निशास्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वे जेड पर फायर करेंगे। ठीक है। यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है, एक किस दोषी है, मतलब किस लिए दोषी है? तो दोनों, सदोष परिरोध और सदोष अवरोध, दोनों के लिए ही दोषी है। 62वां क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। ये जो होता है ना, ये क्या है? 10, 10, 20। अब इसको क्या बोलते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है। तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे विरुद्ध किया गया है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि वह 7 वर्ष से ज्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त। तो 64वां क्वेश्चन है अपना कि दंड दायित्व की 2 आवश्यकता शर्तों के नाम दीजिए। दे कि किसी भी दंड के लिए दोषी मन और अवैध कार्य का होना आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं है जो उपस्थिति की बाध्यता को आदेशिकाओं से संबंधित है? वो है 61 से 90 तक, सेक्शन 961 टू 90। किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? एक कॉग्निजेंस ऑफेंस के लिए, मतलब संज्ञेय अपराध में। परिवाद पर संस्थित समनी विचारणवाद में जहां अभियुक्त पर सम्मन जारी किया गया, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी। ठीक है, यह प्रावधान है। मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं किए, परिवादी के पास क्या विकल्प है? परिवादी के पास विकल्प है कि वह पुलिस अधीक्षक जो एसपी होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उससे संपर्क कर सकता है। निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है। ए, क और ख दोनों है इसमें। 69वां क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है जो 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक का कोई आयु का
कोई इंसान है या व्यक्ति है तो उसे उसके आवाज़ के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। 70वां क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो दंड प्रक्रिया संहिता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके सेक्शन जो 125 है, दंड निरपेक्ष स्वरूप की है, यह निम्नलिखित में से किस वाद में है? तो ये वाद है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। ठीक है। 71वां क्वेश्चन है मुकदमे के संक्षिप्त समरी विचारण समरी ट्रायल की शक्ति किसके पास है? तो ये मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट के पास में होती है, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के पास में होती है, और उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त कोई भी प्रथम श्रेणी सभी के पास में होती है। ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकारी निषेधाज्ञा से संबंधित है? तो ये है आदेश 36 आदेश 39। इसको आपको पढ़ना समझना होगा कि ये 10 ये 10 ये 10 जैसे ये 10 10 10 20 10 30 और ये 9 30 10 39 30 और 9 39। ठीक है। और ये हो गया 40 और ये हो गया 41। जो एल होता है वो 30 को बताता है। ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये बताएगा जी एक्स 10 को, ये एल 30 को, तो एक्स एल 40। ठीक है। अब ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है जो बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है। बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है। उस ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद से माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए वाह जारी करता है। तो या तो अहमदाबाद में कर सकता है या दिल्ली में कर सकता है, जहाँ उसने वह रहता है वहाँ भी कर सकता है, जहाँ व्यवसाय चला रहा है वहाँ भी कर सकता है, जहाँ उसने माल खरीदा दोनों जगह चला सकता है। ठीक है। दोनों में से एक जगह चला सकता है, साथ में चला सकता है। 74वां क्वेश्चन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकाटा प्राण न्याय की संकल्पना से संबंधित हो? जो सीपीसी की धारा है वो 11 उसके तहत उसमें रेस जुडिकाटा के बारे में बताया गया है। सीपीसी के सेक्शन 11 रूल नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, सिर्फ सेक्शन है 11। इसको छोड़ दीजिए, इसको भी क्या है, ठीक है, इसको जाने दीजिए। चलते हैं 77वें क्वेश्चन में। यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है, यदि कोई एफिडेविट पर न्यायालय कोर्ट के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? शपथ पत्र भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है कि शपथ पत्र झूठा है, इसको भंग कर दिया जाए। अब बात करते हैं अपन 80 की। आदेश 4th के अधीन अभिवचन का तात्पर्य है शिकायत और लिखित कथनों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालिया से संबंधित? ऑर्डर 22, ध्यान रखना, ऑर्डर 22 जो कि पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालिया पर संबंधित है। एविडेंस एक्ट की किस धारा में रेस जेस्टे सूचना तथ्य के अंतर्गत के सिद्धांत की चर्चा की? सेक्शन 6। जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृत उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृति हो सकती है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 किस धारा में उपबद्ध है? सेक्शन 19। न्यायिक साक्ष्य के क्या तात्पर्य हैं? तो तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य न्यायिक साक्ष्य के तात्पर्य हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? तो देखिए, धातु की प्लेट या पत्थर का लेख दस्तावेज नहीं होता, एक मानचित्र प्लान दस्तावेज नहीं होता, व्यंग्य चित्र प्लान नहीं होता। अब अपना क्वेश्चन है 86, दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो ये दे रही है हिंदू विवाह अधिनियम की 113 ख में। दहेज मृत्यु के बारे में 113 ख में बता रखा है, जो कि एविडेंस एक्ट में आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रति द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? 26
जो प्रावधान है वो वादा दायर करने से संबंधित है। प्रतिवादी उस पर समन्स की तामील की तारीख के कितने दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान पेश कर सकता है? ऑर्डर 8 के तहत वह 30 दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित रिटर्न में बयान प्रस्तुत पेश कर सकता है। ठीक है। विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 दोनों द्वारा आबद्ध नहीं होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? तो सेक्शन धारा 7 है। किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है? अंतिम विवाचन पंचाट, फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड पारित करके। 93वां क्वेश्चन है अपना कि मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा ही लिया जाएगा। ध्यान रखना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंटेटाइल लाइट वाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान सेक्शन 24 में दिया गया है। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती थी। पति इस अवधि तक पागल हो, 2 वर्ष तक का कोई पति पागल है तो वो इस आधार पर तलाक ले सकती है। मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इसमें संबंधित है? धारा 5। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की 11 के अंतर्गत शून्य विवाहों का आधार नहीं है? बाल विवाह के तहत कोई भी विवाह शून्य नहीं हो सकता। ठीक है। द्विविवाह हमेशा शून्य होता है। ठीक है। प्रतिष्ठित संबंधों की कोटि का विवाह शून्य होता है। सैपिन संबंध विवाह शून्य होता है, लेकिन बाल विवाह शून्य नहीं होता। वो शून्यकरण नहीं होता है, समय के साथ उसका पालन कराया जा सकता है। मतलब जो वयस्क हो जाए तब उनका पालन कराया जा सकता है। सैपिन संबंध से तात्पर्य है कि तीसरी पीढ़ी की माता होनी चाहिए और 5वीं पीढ़ी के पिता, ये सैपिन संबंध होते हैं। सूचक प्रश्न हमेशा आपको पता है क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं। अतिरिक्त न्यायिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है? अतिरिक्त न्यायिक संस्कृति तात्पर्य है कि पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई स्वीकृतियां, ठीक है, कन्फेशन। ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो ठीक है, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।